हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जॉन डन की पोम डेथ बी नॉट प्राउड कि मृत्यु को भी गर्व नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग एमपीटीटी वर्ग एक सिलेक्शन के लिए जो सेकेंड पेपर है, मेन पेपर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये यूनिट नंबर 17 में मैंशनड है। और अगर आप यूजीसी नेट, आप एमपी सेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी वर्दी फॉर यू। सो विदाउट गेटिंग डिलेड आई एम जस्ट लेटिंग यू नो अबाउट दिस ब्यूटीफुल पोम बाय जॉन डन। अब जॉन डन साहब एक ऐसे आदमी थे, इन्होंने क्या किया कि लोग तो हम तो एक दूसरे को हम लोग चैलेंज करते हैं। इन्होंने कहा कि चलो आज तो मृत्यु को ही चैलेंज करते हैं, इसलिए तो जॉन डन कहते हैं। इन्होंने मृत्यु को डन कर दिया कि भैया तुम भी उतना पावरफुल नहीं हो जितना तुम घमंड करती हो। तो जॉन डन साहब थे, वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी थी इनकी। अगर आप इनको पढ़ेंगे, इनके वर्क को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये मेटाफिजिकल पोइट थे। तो स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा and I hope the things will be into your mind, and if you people are just going through this lecture in a proper manner, you will be able to solve every MCQ of this poem। तो समझते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, तो the poem is, the title of the poem is Death Be Not Proud। अब इसमें डन साहब क्या कह रहे हैं कि मृत्यु तुझे भी गर्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं कि मृत्यु तुझे भी गर्व करने की ज़रूरत नहीं, उतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है तू। हाँ, इतना ये सारी चीज़ें जॉन डन साहब कर सकते हैं, अपने बस की बात नहीं है। पोएट जॉन डन, अब इनका जो पीरियड था वो था इनका जो पीरियड था वो था 17th सेंचुरी। और ये जो पोएट थे वो मेटाफिजिकल पोएट थे। अब गाइस देखो, मेटाफिजिकल पोएट क्या होता है। अब मेटा मतलब आप इंस्टाग्राम फेसबुक मत पकड़ लेना कि सर ये तो इंस्टाग्राम फेसबुक की कंपनी है। मेटाफिजिकल, मेटा का मतलब होता है परे, जो इस दुनिया से परे हो, इस दुनिया से अलग हो। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन है, शरीर सिर्फ मरता है, आत्मा तो अमर रहती है, कभी मरती ही नहीं है। तो ऐसा जॉन डन साहब भी कह रहे हैं कि अरे आत्मा नहीं मरती, मृत्यु तो डरा क्यों हो रही है हमें, तेरे मरने के बाद तो नई लाइफ शुरू हो रही है हमारी। तो मेटाफिजिकल पोइट क्या करते थे कि वो एक बियॉन्ड द वर्ल्ड बात करते थे कि जो शादी है या जो प्रेम है वो दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं का मिलन होता है। बहुत अलग अलग इनके कंसेप्ट हैं। तो आगे हम लोग समझते हैं इस पोम के थ्रू। तो रिटन अराउंड 1609, इन्होंने ये जो पोम लिखी थी जॉन डन साहब ने 1609 में लिखी थी, और ये 1633 में पब्लिश हुई थी पोस्ट्यूमसली। मतलब ये जो पब्लिश हुई थी इनकी मृत्यु के उपरांत या मृत्यु के बाद उनके ये पब्लिश हुई थी। और ये जब ये पब्लिश हुई थी, सॉन्ग एंड सोनेट नाम का एक वर्क था, उस टाइटल के साथ ये पब्लिश हुई थी। तो इस जो पोम है हमारी डेथ नॉट टू बी प्राउड, इसके जो पोएट हैं वो जॉन डन साहब हैं, मेटाफिजिकल पोएट हैं, 17th सेंचुरी के पोएट हैं। और ये जो लिखी गई है 1609 में लिखी गई है, उनकी मृत्यु के बाद 1633 में ये पब्लिश हुई थी। आगे बढ़ाते हैं कहानी को। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अबाउट द पोइट, अब हमारे पोइट जो जॉन डन साहब हैं इनके बारे में हम थोड़ा बात कर लें कि जॉन डन साहब की जो जन्म हुआ था वो हुआ था, ही वॉज बॉर्न इन 1572, ओके, एंड ही डाइड, ही लेफ्ट दिस फिजिकल वर्ल्ड इन 1631, एंड he was the well known prominent मेटाफिजिकल पोइट। ये क्या थे? मेटाफिजिकल पोइट थे। अब मेटाफिजिकल जो पोइट थे गाइस, इसमें एक पूरा ग्रुप था मेटाफिजिकल पोइट का। अब उसमें आपके जॉन डन साहब थे, ये ही वॉज द लीडर ऑफ द ग्रुप, आई कैन से। जॉर्ज हर्बर्ट थे, एंड्रयू मार्वल थे, हेनरी वुहान थे, रिचर्ड क्रेशा थे। ये सारे मेटाफिजिकल पोइट्स थे, ठीक है। अब थोड़ा ये हमें याद भी होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा एमसीक्यू पूछ लें कि एक्सेप्ट जॉन डन हूवर एल्स विद हिम, और एक 3 लोगों में साथ एक नाम दे दिया, मान लो उन्होंने दे दिया जॉर्ज हर्बर्ट का दे दिया, तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से थे। एक्चुअली आप लोगों के लिए लिख भी देता हूँ मैं कि ये कौन कौन से थे। तो ये इसमें थे जॉर्ज हर्बर्ट साहब थे इसमें, और आपके एंड्रयू मार्वल थे, यहाँ लिख देता हूँ, एंड्रयू मार्वल साहब थे, एंड्रयू मार्वल, ठीक है। हेनरी वुहान थे और रिचर्ड क्रेशा थे। ये सब मेटाफिजिकल पोइट थे, ठीक है।
तो इसके बाद जब इनका जन्म हुआ 1572 में हुआ, इनकी मृत्यु हुई 1631 में हुई। तो इंग्लिश के ये मेटाफिजिकल पोएट थे। मैंने आपको बताया है कि मेटाफिजिकल पोएट क्या होता है। मेटा का मतलब जो दुनिया से परे की बात करे, फिजिकल मतलब ये भौतिक संसार। इसके अलावा हमारे जॉन डन साहब क्या क्या थे, उन्होंने क्या क्या किया है जीवन में अपने, तो वो प्रीचर थे, एक वक्ता थे, आध्यात्मिक वक्ता जैसे हमारे यहाँ होते हैं, रिलीजियस वक्ता जो होते हैं, कथावाचक काइंड ऑफ। डीन ऑफ सेंट पॉल कैथेड्रल, और ये डीन मतलब थे, प्रिंसिपल थे एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के जिसका नाम था सेंट पॉल्स कैथेड्रल। ये याद रखिएगा, आप पूछा जा सकता है। नॉन फॉर इंटेलेक्चुअल वेट, और वो जाने जाते थे यार अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते थे जॉन डन साहब, मतलब बहुत ही माइंडेड इंसान थे, बहुत ही शानदार इंसान थे। तो वो अपने अद्भुत काम के लिए, अपनी बुद्धि के लिए, अपने विजडम के लिए, अपनी बौद्धिक शक्ति के लिए, क्षमता के लिए ही वॉज नोन वर्ल्ड वाइड, सॉरी। अब पैराडॉक्सेस वो यूज़ करते थे। अब पैराडॉक्सेस ये होता है गाइस कि वो दो मतलब विपरीत चीज़ों की, दो अपोजिट चीज़ों की तुलना करते थे। मान लीजिए यहाँ पे ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये राइट है, ये लेफ्ट, और दोनों की तुलना करके वो एग्जाम्पल देते थे। मतलब अपोजिट चीज़ों को लेकर वो एग्जाम्पल दे देते थे जॉन डन साहब। तो पैराडॉक्स उन्होंने बहुत यूज़ किया है। पैराडॉक्स का मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूँ, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ पैराडॉक्स का। मतलब उसमें आप क्या कर रहे हो कि आप उल्टे विचारों का, जिनका कोई आपस में तालमेल ही नहीं है, या उल्टे आप संज्ञा उल्टी ले रहे हो आप। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल एक बता दूं आपको लेस इज मोर, कि जो कम है वही ज़्यादा है। लेस इज मोर ये कोई एग्जांपल हुआ। अब उसको गहराई से समझेंगे तो हमें पता लगेगा कि लेस इज मोर मतलब सादगीपूर्ण जीवन ही असली जीवन है। ठीक है, पहली नज़र में ये हमें सेंटेंस गलत लगता है, यार क्या है लेस इज मोर, बट लेकिन असली मतलब ये इसका कि सादगी ही असली सुंदरता है जीवन की। ठीक है, और आई एम नोबडी मतलब मैं हूँ ही नहीं संसार में, कुछ हूँ ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं, शून्य हूँ मैं, बट वो एग्जिस्टेंस उनकी है। तो अपने आप को बहुत वो मतलब विनम्र वहाँ दिखा रहे कि संसार में मुझ जैसा मैं हूँ कुछ है ही नहीं। द बिगिनिंग ऑफ द एंड, अंत ही शुरुआत है। अब जैसे इन्होंने डेथ नॉट टू बी प्राउड लिखी है। अब डेथ नॉट टू बी प्राउड का मतलब क्या है कि वैसे तो ये जीवन का अंत है, लेकिन वो अंत ही जीवन की, स्पिरिचुअल जीवन की अगली शुरुआत है। तो ये पैराडॉक्स है, दो विपरीत चीज़ों की तुलना कर रहे हैं उसमें। यू हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड, दयालु होने के लिए भी कभी कभी आपको कठोर होना पड़ता है। मतलब सच्ची भलाई के लिए सख्ती भी जरूरी है। अगर किसी ने अपराध किया तो आपको कठोरता से दंड देना पड़ेगा। तो ये हो गया गाइस पैराडॉक्स। और इस जो पोम में पैराडॉक्स यूज हुआ है वो भी हुआ है, देखिए आप, डेथ बी नॉट प्राउड, कि मृत्यु तू घमंड मत कर, तेरी भी मृत्यु होगी। मृत्यु को व्यक्ति की तरह संबोधित करके उसे कमजोर बताया इन्होंने, जॉन डन साहब ने। वो यही कर सकते हैं, अपन जैसों की बात नहीं है कर पाए। दोज हुम टू थिंक टू दोज ओवर थ्रू डाई नॉट पुअर डेथ, जिन लोगों को तू मारती है ना वो मरते नहीं है, आएगा आगे। तो ये पैराडॉक्स हो गया। कंसीट भी मतलब ये कंसीट का उन्होंने बहुत ही मतलब कुछ बियॉन्ड द लेवल वो कंपैरिजन करते थे। कंसीट ये है, कंपास से उन्होंने कर दिया। तो वो ये सारी चीज़ें हैं कि पैराडॉक्सेस का उन्होंने यूज़ किया है अपने काम में, कंसीट्स का यूज़ किया है, रिलीजियस इंटेंसिटी, उनमें रिलीजियस मैसेजेस उन्होंने देने की कोशिश की है। उनका फेमस वर्क है द फ्ली, पिस्सू बोलते हैं फ्ली को। इसमें उन्होंने कहा था कि भैया मतलब जिस पे प्रेमी और प्रेमिका ये शादी, मतलब एक पति पत्नी सोए हैं, तो उन्होंने दोनों ने, इस पिस्सू ने वो बिस्तर में था और उन्होंने दोनों का खून उनके अंदर है। बड़ा एक अलग ही एक कंसीट उन्होंने यूज़ किया है इसमें, पैराडॉक्सेस उन्होंने यूज़ किए हैं कि अलग, बहुत ही अलग, बियॉन्ड द वर्ल्ड। कंपास वाला एक एग्जाम्पल है कि कंपास जो हम लोग वो चांद और प्रकार वाला ऐसे एक तरफ रख के ऐसे घुमा के गोल गोल बनाते थे, वो कंपास का उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि एक टांग उसकी वो है मैं हूँ, एक टांग तुम है कि मैं कहीं भी घूमता फिरूँ लेकिन मेरा दिल तुम्हारे से कनेक्टेड है, ऐसा काइंड ऑफ। वैलेडिक्शन, फॉरबिडन मॉर्निंग और होली सोनेट, ये उनके वर्क हैं, फेमस वर्क है, याद रखिएगा। द फ्ली, वैलेडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ये पूरा ये एक ही है। होली सोनेट, ये उनके फेमस काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और डेथ को भी उन्होंने क्या किया है, डेथ को भी उन्होंने ऐसा इंसान की तरह बात की, तो पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच इसमें आएगा। देखिए गाइस थोड़ी सी लेंदी होगी चीज़ें, एक्सप्लेनेशन, बट मैं आपको पूरी चीज़ें समझाऊंगा। बैकग्राउंड ऑफ द पोम, अब इस पोम का बैकग्राउंड क्या है। द पोम इज़ वन ऑफ जॉन डन्स होली सोनेट।
होली सोनेट मतलब रिलीजियस सोनेट में से एक है ये जो पोम है। इसमें आध्यात्म की बात कर रहे हैं जॉन डन साहब। इट इज़ अ रिलीजियस सोनेट, एक रिलीजियस सोनेट, एक धार्मिक सोनेट है ये। वेयर डन एड्रेसेस डेथ डायरेक्टली, वहाँ पे वो क्या करते हैं, डेथ को डायरेक्टली वो एड्रेस करते हैं कि डेथ यू शुड नॉट बी प्राउड। तो आप ये देखो कि डेथ को वो सीधे इंसानों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और किसी भी हम लोग या तो किसी निर्जीव वस्तु को या किसी विचार को हम लोग एक इंसान की तरह उससे व्यवहार करें तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है, फिगर ऑफ स्पीच होती है एक पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए कह दूं, विंड विस्पर्ड इन माय ईयर्स, कि हवा ने मेरे कान में कुछ फुसफुसाया, तो हवा कोई फुसफुसा सकती है क्या, इंसान ही बोल सकते हैं, ठीक है। द विंड विस्पर इन माई ईयर, हवा को इंसान की तरह बताया है इसमें। तो नाउ इन जॉन डन्स पोम डेथ बी नॉट प्राउड, अब जॉन डन ने डेथ मृत्यु को एक लिविंग पर्सन की तरह, जीवित व्यक्ति की तरह पेश किया है वहाँ पे, कि मृत्यु से सीधे बात करते हैं जैसे कोई इंसान से बात कर रहा हो, ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। डेथ बी नॉट प्राउड, कि मृत्यु तू घमंड मत कर, तू भी मरेगी एक दिन। पोइट्स इंटेंशन, कवि का उद्देश्य जॉन डन को ये दिखाना चाहते हैं कि मृत्यु डरने लायक चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे हो गया, इंसानों की तरह बात करने उससे कि और भाई क्या हाल चाल तेरा, मृत्यु तू डर ऐसा है, तू हीरो मत बन, मृत्यु तू डेथ तू ऐसे प्राउड मत कर, तू भी देख थोड़ा डर के रहे जीवन में। तो इस तरह से ही चैलेंजेस एंड मॉक्स डेथ, तो वो डेथ को चैलेंज करते हैं कि तू इतनी अब शक्तिशाली नहीं है, तू भी मरेगी एक दिन, तेरे बाद अगला जीवन है, उसका मजाक उड़ाते हैं। अब मैं फिर कह दूँ कि इतनी सारी चीज़ें तो जॉन डन साहब करते हैं कि वो मृत्यु का ही मजाक उड़ा देते हैं, तो वो तो अपने में तो है नहीं वो चीज़ें। तो मॉक्स डेथ, मॉक का मतलब मजाक उड़ाना होता है। सेइंग इट इज़ नॉट एज माइटी एज पीपल थिंक, ये इतनी ताकतवर नहीं है भाई, इतनी माइटी नहीं है। माइटी का मतलब क्या होता है, ताकतवर। इट इज़ नॉट दैट माइटी एज पीपल थिंक, इतनी माइटी नहीं जितना लोग सोचते हैं। डन एक्सप्रेसेस, डन आगे एक्सप्रेस करते हैं, आगे अपने विचार को बताते हैं अपनी पोम में। क्रिश्चियन फेथ, कि ये जो क्रिश्चियनिटी में फेथ है, ये जो बिलीव है, ये विश्वास है, दैट इज टेम्परेरी, कि ये जीवन में मृत्यु जो है ना ये टेम्परेरी है, कोई परमानेंट नहीं है। एंड आफ्टर डेथ एटर्नल लाइफ बिगिंस, की असली लाइफ, एटर्नल लाइफ तो मृत्यु के बाद शुरू होती है। आत्मा यहाँ से रिलीज हो जाती है, आत्मा स्वतंत्र हो जाती है शरीर से और अपने परम धाम को चली जाती है, अपने स्वर्ग में चली जाती है, अपने परम धाम को चली जाती है। सो डेथ इटसेल्फ विल डाई, और ये क्या इंसान की मृत्यु नहीं है, डेथ की मृत्यु है, कि जिस दिन वो होगी उस दिन वो खुद ही मरी, अगला जीवन शुरू हो गया हम बंदे का, सामने वाले का। तो सो बहुत शानदार इस तरह से उन्होंने समझाया है। चलिए आगे आ जाते हैं फिर। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। देखो अभी यहाँ पे मैं आपको लाइन बाय लाइन की जो पोम है उसको लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ, कोशिश करिएगा ताकि आपका जो एमसीक्यू पार्ट है वो हर तरह से प्रॉपरली आप सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर। The first line is death be not proud though some have called thee mighty and dreadful। तो मतलब डेथ को भी प्राउड नहीं करना चाहिए अपने आप पे। कुछ लोग कहते हैं कि यार ये बहुत माइटी, बहुत शक्तिशाली है, बहुत डरावनी है, ड्रेडफुल है। फॉर तू आर्ट नॉट सो, लेकिन हम जैसों के लिए क्या हो गया, मतलब तू सिर्फ एक कला के अलावा, एक आर्ट के अलावा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। सो वी आर जस्ट प्रोसीडिंग फर्दर कि मृत्यु तो खुद एक गुलाम है। सॉरी मैं ओके So the people addresses death as a person. The poet for the the poet, मैं आपकी और एक्सप्लेन कर दूंगा मेरी तरफ से। The poet addresses, poet ने एड्रेस किया कि डेथ एज अ पर्सन, ये मैंने आपको बताया पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे हुआ है, एक इंसान की तरह जॉन डन साहब ने इसको ट्रीट किया है। He tells that not to be proud, ये बार बार आ रहा है कि भैया तू घमंड मत कर, ऐसे घमंडी मत बन। Some people consider death mighty, कुछ लोग कहते हैं कि अरे बहुत शक्तिशाली है मृत्यु, तो बहुत शक्तिशाली, डरना चाहिए इसे, और बहुत भयानक है, बहुत ड्रेडफुल है, बहुत डरावनी है। बट जॉन डन साहब कह रहे हैं कि ये भी एक गेटवे है, एक एंट्री गेट है, इसके आगे अगली दुनिया शुरू होने वाली, डरो मत। बट द पोएट सेज इट इज़ नॉट ट्रू, ये असलियत नहीं है। अब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है और एपेस्ट्रॉफी भी यूज़ हुई है। एपेस्ट्रॉफी क्या होती है गाइस? एपेस्ट्रॉफी आपको एपेस्ट्रॉफी कोई ट्रॉफी नहीं है जो आपको आपने एमए में या यूजीसी नेट में अच्छे स्कोर कर लिया तो ट्रॉफी मिलेगी। एपेस्ट्रॉफी वो एक सेंस है, एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें आप ना जिससे बात कर रहे हो, जिससे आप बात कर रहे हो ना, इसमें वो आपके सामने नहीं होता, आप अपनी कल्पनाओं में उससे बात करते हो। किससे?
कल्पनाओं में कल्पना से बात करते हो, प्रतिभा से भी कर सकते हो। कल्पनाओं में बात करते हो किसी से, ऐसे व्यक्ति से आप बात करते हो जो आपके सामने मौजूद नहीं हो, जैसे कि डेथ। अब डेथ कोई दिख तो रही नहीं, उसके सामने है नहीं, बट वो डेथ से जॉन डन साहब बात कर रहे हैं कि है ना, अरे तू बिल्कुल घमंड मत कर, घमंड राजा रावण का नहीं चला, तेरा भी नहीं चलेगा, काइंड ऑफ। तो डेथ से बात कर रहे हैं। आप देखो कभी कभी आप भी अपने जो आपके वो, आप जिससे आप चैट करते हो रात को व्हाट्सएप पे, जिनसे आप जिसके फ़ोटो पे आप लाइक कमेंट भी करते हो और बिना मतलब हाइड भी करते हो, बहुत सारी चीज़ें, तो आप किसी से बात कर रहे हो, वहाँ पे एपोस्ट्रोफी है। अब जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल कोई बंदा बैठा हुआ लेकिन वो अपनी कल्पनाओं में है कि अरे आज उसने ये कलर ग्रीन कलर पहना होगा, बात कर रहे हो आप, तुलना कर रहे हो आप, एपोस्ट्रोफी है। ठीक है, तो एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें आप उन लोगों से बात करते हो जो आपके सामने मौजूद नहीं है या आपके आइडिया में है। ठीक है, डेथ है, मतलब डेथ है जो अमूर्त चीज़ें हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं। For those whom two things to those overthrew die not poor death, nor yet canst to kill me. Death thinks it kills people. अब यहाँ पे वो उसको वापस मॉक कर रहे हैं, जॉन डन साहब वापस मॉक कर रहे हैं उसको कि तुझे ऐसा लगता है कि तू लोगों को मारती है। डेथ थिंग्स इट किल्स पीपल, तुझे ऐसा लगता है कि लोगों को मारती है, लेकिन ये ट्रू नहीं है, बट इट इज़ नॉट सत्य, इट इज़ नॉट ट्रुथ। दे डू नॉट डाई स्पिरिचुअली। जिन लोगों को तू लगता है ना कि तू ऐसा लगता है तुझे कि तू तो सिर्फ शरीर को मारती है, उनके आत्मा तो अमर है। डोंट डाई स्पिरिचुअली, वो स्पिरिचुअली मरते नहीं है, बल्कि वो अगले स्टेज पे अपने पहुंच जाते हैं, अपनी अगली स्टेज पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, डेथ इज कॉल्ड पुअर डेथ मोकिंगली, और वो कहता है अरे डेथ बेचारी डेथ, मृत्यु बेचारी मृत्यु, भाई सामने आएगी जब देखेंगे। दैट इज कॉल्ड पुअर डेथ। सो जॉन डन साहब कह रहे हैं कि डेथ तो पुअर डेथ है, और उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पर हंसते हैं कि तुझसे हम लोग डरते नहीं हैं। पोएट डिक्लेयर्स दैट डेथ हैज़ नॉट रियल पावर टू किल द सोल। और जो जॉन डन साहब कह रहे हैं कि भैया ये तो जो ये डेथ है ना, उसमें उतनी पावर नहीं है कि वो सोल को मार दे, सोल को की डेथ हो जाए। तो सोल हमेशा, सोल क्या होती है, सोल तो अमर होती है हमेशा, है ना, वो थोड़ी मरती है। ओके, सो वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट वन। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। ठीक है, फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप, फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बर्ड द पिक्चर्स बी। अब देखो आप एक चीज़ ध्यान देना कि जब हम सोते हैं, हम जब रेस्ट करते हैं, जब हम सोते हैं, तो हम लोग ऐसी अवस्था में तो होते हैं जैसे एक मृत व्यक्ति होता है जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो जब सोता है तो मतलब हम सोते हुए रेस्ट करते हुए वैसे तो दिखते हैं कि जैसे मृत्यु हो गई किसी इंसान की। तो विच बट द पिक्चर भी, मतलब तो वो कह रहे हैं, तो जॉन डन यहाँ कह रहे हैं कि नींद मृत्यु का छोटा रूप है। अगर नींद सुख देती है तो मृत्यु और भी ज़्यादा शांति देगी, तो डरना क्या इस चीज़ से, है ना। हम सोते हैं तो कैसे लगते हैं, एक मृत व्यक्ति पढ़ा रहता है वैसे ही हम लोग पढ़े रहते हैं। तो विच बट दे पिक्चर्स बी मच प्लेजर, तो मतलब यार ये तो और ज़्यादा मज़ा देने वाली, और ज़्यादा आनंद देने वाली चीज़ है मृत्यु। तो सोने में इतना आनंद आता है, तो मृत्यु में कितना और पीस मिलेगा। देन फ्रॉम थी मच मोर मस्ट फ्लो, स्लीप एंड रेस्ट आर लाइक ए स्मॉल पिक्चर और इमेजेस ऑफ डेथ। सो this sleep and rest are nothing but the small pictures and images of death, what we people can assume. So people find pleasure in sleeping. So what is the essence? The essence of the lines are, as people are getting pleasure sleeping, so death being a longer sleep. What is death? Death is nothing but a longer sleep. Death क्या है, एक longer sleep ही तो है, तो इससे डरना क्या है। should bring even greater peace, और मृत्यु तो ऐसी है कि वो और ज़्यादा पीसफुल होती है, और ज़्यादा पीस लेके आती है, सो उससे डरना क्या है। ओके, चलिए अगले वाले पे आ जाते हैं। एंड सूनेस्ट आर बेस्ट मैन विथ थी डू गो सॉरी एंड सूनेस्ट आर बेस्ट मैन विथ थी डू गो रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल्स डिलीवरी। The best people die early, but this means their bodies rest, their soul are free, delivered to heaven. Okay? तो अब अगली लाइन में जॉन डन साहब कह रहे हैं कि हमारे जो बेस्ट लोग हैं, हमारे जो अच्छे लोग हैं ना, वो जल्दी मर जाते हैं।
क्यों मर जाते हैं? रेस्ट ऑफ देयर बोन्स, उनकी जो हड्डियां हैं, उनका जो कंकाल है, उनका जो शरीर है फिजिकल, वो वो पीस मतलब आराम से वो यहाँ पे आराम करता रहता है, और उनकी जो सोल है वो मुक्त हो जाती है, डिलीवर हो जाती है अपने अगले धाम को, अपने परम धाम को। वो सोल अगली जगह पहुंच जाती है। द बेस्ट पीपल डाई अर्ली, द बेस्ट पीपल डाई अर्ली। और अच्छे लोग क्या हैं, जल्दी मरते हैं। एंड सूनेस्ट आर बेस्ट मैन विथ ही डू गो। बट दिस मीन्स देयर बॉडीज रेस्ट। वही मैंने बताया कि भैया वो मर जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो उनकी असली मृत्यु हो गई, उनकी बॉडी यहाँ पर रेस्ट करती रहती है। और सोल आर फ्री डिलीवर टू हेवन। और उनकी सोल कहाँ है, उनकी आत्मा मुक्त होकर कहाँ चली जाती है? उनकी आत्मा मुक्त होकर चली जाती है हेवन में। उनकी आत्मा मुक्त होकर चली जाती है, कहाँ चली जाती है? उनकी आत्मा मुक्त होकर हेवन में चली जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। ओके Who art slave to fate, chance, king and desperate man। अब वो क्या कहता है, अभी अभी जॉर्डन साहब क्या कह रहे हैं कि मृत्यु तो खुद ही गुलाम है यार, है ना। Who art slave to fate, तो भाग्य की गुलाम है। मृत्यु किसकी? अब हमें पता होता है कि मृत्यु किसकी होने वाली है, हो जाती है। तो मृत्यु तो खुद ही, फेट मतलब भाग्य की गुलाम है, चांस की गुलाम है, किंग्स की गुलाम है। किसी किंग्स ने ऑर्डर दे दिया कि तुम चलो हमला, मर जाओगे सब लोग। एंड डेस्परेट मैन, और ऐसा कोई मतलब ऐसा लाइक डिप्रेस्ड आदमी खुद ही वो आत्महत्या कर लेता है। सो डेथ इज़ नॉट पावरफुल। तो जॉर्डन साहब कह रहे हैं कि भैया इसलिए इसके पीछे मत पड़ो, इतनी पावरफुल नहीं है, इतनी डरो मत इससे। पावरफुल, इट इज़ अ स्लेव। ये तो स्लेव है। क्या है? तो स्लेव है। किसका स्लेव है? मृत्यु किसकी स्लेव है? सर फेट की स्लेव है, डेस्टिनी की स्लेव है, मतलब भाग्य की स्लेव है। भाग्य में अगर मृत्यु लिखी तो कभी भी हो जाएगी। चांस, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, आप निकल लिए, आपने टाटा से टाटा बाय बाय कर दिया इस वर्ल्ड को। आप किंग, ये मृत्यु जो है वो तो राजाओं के गुलाम है, आपको मृत्युदंड दे दिया। तो डेथ जो है ना गुलाम है। किसकी गुलाम है? भाग्य की गुलाम है, एक्सीडेंट की गुलाम है, राजाओं की गुलाम है, या डेस्परेट मैन की भी गुलाम है कि सुसाइड कर लेगा, किसी ने कुछ बोल दिया तो भाई इससे कुछ मत बोलो। ठीक है। सो डेथ इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, नॉट इन कंट्रोल। तो डेथ तो क्या है कि एक्सटर्नल फोर्सेस भी कंट्रोल करती हैं। क्या करती हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस भी काम करती हैं। तो जॉर्डन साहब हमारे कह रहे हैं कि भैया मृत्यु तो खुद एक गुलाम है। डेथ पावरफुल नहीं है बल्कि दूसरों के कंट्रोल में है। पावरफुल नहीं है बल्कि दूसरों के कंट्रोल में है। ये दुर्घटना में भी, एक्सीडेंट में भी कोई मर जाता है। राजा अपने आदेशों या युद्धों में लोगों की मौत तय कर देते हैं कि इसको मृत्युदंड दे दिया जाए, जाओ। तो डेथ कोई खुद शक्ति रखती ही नहीं है ना। डेथ खुद कोई शक्ति रखती ही नहीं है, तो इसलिए उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगली लाइन हम लोग ले लेते हैं। एंड 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 दोस्त विथ पॉइजन, देखो पुरानी इंग्लिश है ये, ठीक है। एंड दोस्त विथ पॉइजन, वॉर एंड सिकनेस ड्वेल, डेथ लिव्स विथ टेरिबल थिंग्स। और वो कहता है कि अरे यार ये क्या है, ये डेथ तो बहुत टेरिबल चीज़ों के साथ रहती है ना। किसके साथ रह रही है? तू तो जहर के साथ रह रही है, पॉइजन के साथ रहती है, युद्ध में रहती है जिसने अभी आज तक किसी का भला नहीं किया, सिकनेस में रहती, बीमारियों में रहती, मतलब तू तो जहर, युद्धों और बीमारियों के साथ रहती है। पोएट कहते हैं कि यार डेथ की कंपनी बहुत ही घिनौनी और बुरी है। ये कोई कंपनी है क्या? सिकनेस है तो ये बहुत घिनौनी, बहुत बुरी है। इसलिए डेथ कोई महान शक्ति नहीं है बल्कि एक नई चीज़ है जो दुख और विनाश से जुड़ी हुई है। इसको शक्ति मत मानो, ठीक है। नॉट अ नोबल कंपेनियन, और कोई उसकी नोबल कंपेनियन नहीं है, ठीक है। एंड पॉपी और चार्म कैन मेक अ स्लीप एज वेल। अब वो कह रहा है पॉपी भी, हमें पॉपी मतलब यहाँ पे अफीम से है, ठीक है। और चार्म कैन मेक अ स्लीप एज वेल एंड बेटर देन थाई स्ट्रोक वाइस वेल्स थू देन। थू का मतलब यहाँ से यू होता है, इस पुरानी इंग्लिश में कहाँ गया, यहाँ पे थू का मतलब तू, या इसको हम लोग हिंदी में तू बोलते हैं, पुरानी इंग्लिश है, ठीक है। तो मतलब नशे, पोपी, अफीम या जादू, चाम से भी लोग बेहतर नींद में सो सकते हैं कि किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया, किसी ने अफीम चाट ली तो उससे भी लोग बहुत अच्छे से सोच सकते हैं।
और तू तो वो तुझ जैसी परेशान भी नहीं करती मौत। पॉपी, ओपियम, चार्म, स्पेल्स, ड्रग्स, दिस कैन पुट पीपल टू स्लीप बेटर देन डेथ। और ये क्या सारी चीज़ें यूज़ कर लो, ये सुला देगी, और वो कोई ना ऐसा दुर्घटना में से हाथ पैर तोड़वाने की ज़रूरत भी नहीं है, जहर खाने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा जॉर्डन साहब कह रहे हैं। सो डेथ हैज़ नो रीज़न टू स्वेल बी प्राउड। तो उसको स्वेल करना, स्वेल का मतलब यहाँ पे प्राउड है दोस्तों। तो डेथ हैज़ नो रीज़न टू स्वेल बी प्राउड, वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक अप, वी वेक एटर्नली। और जैसे ये स्लीप पास्ट होती है हम लोग अगले जीवन में पहुंच जाते हैं। एंड डेथ शैल बी नो मोर, और वहाँ पे आगे और से आगे कुछ नहीं होती। तो कवि कहता है, उसका ना मॉक भी कर रहा है कविता, कवि कह रहा है कि यार अगर सोने में इतना ही सुखे तो पॉपी, ड्रग्स और चाम मतलब मंत्राज और मेडिसिन भी उतनी अच्छी नींद दे सकती है, तो फिर डेथ को इतना गर्व क्यों है? वाई स्वेल्स थ्रू देन, क्यों फिर? यानी डेथ की कोई खास ताकत ही नहीं है। स्लीपिंग पिल भी वो काम कर सकती है जो डेथ करती है। ठीक है, आगे दिया है ये वाला, डेथ इज नॉट अ शॉर्ट स्लीप बिफोर एटर्नल लाइफ इन हेवन, आफ्टर रिएक्शन डेथ इटसेल्फ विल डाई। और आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, आदमी की मृत्यु होने के बाद वो डेथ खुद ही तो मर रही, क्योंकि अगला जीवन शुरू हो रहा है। रेफरिंग टू द क्रिश्चियन बिलीफ, और वो क्रिश्चियन बिलीफ के अनुसार कहते हैं कि सोल इज नॉट डाइड, मरती नहीं है कभी सोल, सोल तो हमेशा अमर और अजर है। एटर्नल लाइफ आफ्टर जजमेंट डे, पैराडॉक्स, डेथ थ्रू शॉर्ट डाई। देखो ये पूछा जा सकता है कि ये किसका एग्जाम्पल है, इसलिए मृत्यु को घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, यह एक पैराडॉक्स है यहाँ पे, क्योंकि डेथ जो है दूसरों को मारती है वो खुद मर जाएगी। अब वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो मारने वाली है ना खुद ही मर जाएगी। क्यों मर जाएगी? क्योंकि इसमें पोएट कह रहा है कि डेथ के बाद तो नया जीवन शुरू होता है, सिर्फ शरीर मरता है डेथ से, है ना, और डेथ सिर्फ शरीर को मार देती है और वो खुद मर जाती है उसको मारने में। ठीक है, क्योंकि जो आपकी सोल है वो तो अमर रहती है। और ये ओपीएम में भी, इसको ओपीएम भी उसमें पॉपी यूज़ किया है। ओपीएम मतलब भी अफीम है, पॉपी मतलब अफीम है। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ और हमें समझने की ज़रूरत है कि इसमें ये वाले में लाइन में उसने पैराडॉक्स यूज़ किया, डेथ थ्रू शॉर्ट डाई, कि इसमें अब आपको इसमें मतलब इसमें तो खुद तो मरेगी, डेथ तो लोगों को मारती तो खुद मरेगी। ओके, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं कि पर्सोनिफिकेशन की तरह इन्होंने डेथ को यूज़ किया है, और इसको स्लेव बताया कि तो स्लेव है, और प्राउड होता है इसको तो प्राउड उसका बताया। और आयरनी, डेथ सोचती कि वो पावरफुल है, और एक आयरनी भी है इसमें फिगर ऑफ स्पीच कि डेथ को लगता है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन डेथ खुद एक समय के बाद मरती है। डेथ थ्रू शॉर्ट डाई, डेथ खुद मरेगी। तो थीम क्या है इसकी? क्रिश्चियन बिलीफ है कि इसका बिलीफ है कि जो डेथ है वो सिर्फ शरीर को मार सकती है, लेकिन आत्मा जो है हमारी अजर और अमर रहती है। तो द थीम ऑफ द पोएम इज कि जो डेथ है वो पावरलेस है गाइस, इसमें कोई पावर नहीं है, जो डेथ है वो है पावरलेस। ठीक है, डेथ पावरलेस है, इस पर ध्यान देना। डेथ इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज पीपल फियर, और इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये इसका एसेंस है, इसका सार निकल के आ रहा है कि इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि लोग इससे डरते हैं और इसको समझते हैं। मृत्यु तो सबको आनी है एक दिन, लेकिन ये नए जीवन की शुरुआत है। क्रिश्चियन फेथ इज़ एटर्नल लाइफ, और क्रिश्चियन का फेथ जो है, क्रिश्चियनिटी का जो फेथ है वो लाइफ आफ्टर लाइफ का है। डेथ इज़ टेम्परेरी, और डेथ जो है टेम्परेरी है। एटर्नल लाइफ इज़ रियल, और जो सोल की, जो आत्मा का जीवन है वो असली है। पैराडॉक्स इसमें यूज़ हुआ है, इसमें आयरनी यूज़ हुआ है। डेथ इटसेल्फ विल डाई, और डेथ खुद ही मरेगी इसमें, तो ये मजाक भी उड़ा रहा है, आयरनी और पैराडॉक्स भी है। मोकिंग डेथ, और डेथ को मजाक उड़ाता है जॉर्डन साहब, मजाक उड़ाते हैं इसका। टर्निंग फियर इनटू फेथ, कि और टर्निंग फियर इनटू फेथ, कि अरे डरने की ज़रूरत नहीं, असलियत पे आप असलियत को स्वीकार करो। पोइटिक डिवाइस जो उसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है, क्योंकि डेथ को एक इंसान की तरह बात करते हुए जॉर्डन साहब ने दिखाया है, टू करके डेथ से जॉर्डन साहब ने बात की है। गिव्स डेथ ह्यूमन क्वालिटीज़, तो ह्यूमन क्वालिटीज़ दी है उन्होंने बात करते हुए। एपिस्ट्रोफी, डेथ बी नॉट प्राउड, कि डेथ को प्राउड नहीं करना चाहिए। मतलब मैंने ये कहा था कि एपिस्ट्रोफी क्या होता है कि आपके सामने कोई इंसान नहीं है और आप उसके बारे में बात कर रहे हो। जैसे हम कल्पना में कोई, मतलब हमारी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है XYZ, अब उनसे हम बात कर रहे थे, यार तू भी क्या, यू आर नॉट हेल्पिंग मी, काइंड ऑफ। तो डायरेक्ट एड्रेस टू एन ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का मतलब क्या होता है कि जो विचार, जैसे ईमानदारी, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। अब ईमानदारी से बात करें, यार ईमानदारी तूने दिया क्या है मुझे आज तक,
हाँ, हमेशा नुकसान। तो ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हम बात कर रहे थे, एपिस्टॉपी हो गया। मेटाफर, तो रेस्ट एंड स्लीप। अब मेटाफर क्या होता है, तुलना करते हैं हम लोग मेटाफर में। तो मेटाफर में हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं, उसका नाम रेस्ट और स्लीप, उससे तुलना करते हैं बिना एज और लाइक के यूज़। तो रेस्ट और स्लीप से उसकी तुलना की है ना। ऑफ डेथ, कंपेयर्स डेथ टू स्लीप, पैराडॉक्स, डेथ टू शाल्ट डाई। अभी पैराडॉक्स हुआ है, पैराडॉक्स मतलब उल्टी चीज़ है कि वो कह रहा है मृत्यु वगैरह तू भी मरेगी, तुझे भी मरना है एक दिन। क्रिएट्स स्ट्रिंकिंग, रिलीजियस ट्रुथ, एलिट्रेशन, मच मोर मस्ट। एलिट्रेशन भी हुआ है यहाँ पे, मच, एम 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 का रिपीटेशन हो गया। देखो एलिट्रेशन क्या होता है गाइस, ये एलिट्रेशन में ना आपके अल्फ़ाबेट रिपीट होते हैं, जैसे मच, मोर, मस्ट। अब तीनों में एम आ रहा है, रिपीट हो रहा है, ये एलिट्रेशन हो गया। म्यूजिकल इफेक्ट्स जो है, आयरनी हुआ है, डेथ इज स्लेव नॉट मास्टर। अब मजाक उड़ा रहा है, आयरनी मतलब मजाक। अब डेथ इज स्लेव, तो कि डेथ भैया स्लेव है, गुलाम में कोई मालिक नहीं है, मास्टर नहीं है। रिड्यूसेस इट्स पावर, तो ये आयरनी हो गया। तो ये थी कहानी जॉन डन साहब की हमारे। अब जॉन डन साहब ने मेटाफिजिकल पोएट थे, इनकी जो अब जो भी कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर वो भी एक बार आप देख लो शॉर्टली। मैंने पहले ही कहा था कि वीडियो लंबा होगा, लेकिन सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स फॉर टीचिंग एग्जाम, द पोम इज़ ऑल्सो कॉल्ड होली सोनेट। ये वाली जो पोम है वो कहलाती है होली सोनेट, ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है। रिटन बाय जॉन डन, जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट हैं। मेटाफिजिकल का मतलब मैंने आपको बताया। द पोम इज़ अ पेट्रार्कन सोनेट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पेट्रार्कन सोनेट में ये लिखी गई है, इसमें 14 लाइन्स हैं जो ऑक्टेव और सेसेट में लिखी गई हैं, ठीक है। एक थीम होती है और 8+ का कंसेप्ट हो। तो पहले क्वेश्चन पूछते हैं, फिर आंसर करते हैं, टोन सोल्यूशन देते हैं। हाँ, टोन क्या है इसकी, डिफिएंट, मॉकिंग, कॉन्फिडेंट। कि शुरू में कह रहे हैं कि शुरू में मतलब मॉकिंग कर रहे हैं, डिफिएंट भी है, कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं जॉन डन साहब। डेथ इज़ नॉट टू बी फियर्ड, और डेथ से डरने की ज़रूरत नहीं। एटर्नल लाइफ जो है वो इसके बाद शुरू होती है। और एटर्नल लाइफ क्या है, मृत्यु को हरा के जीत लेती है डेथ को। फेमस लाइन है, डेथ टू शॉल्ट डाई, कि मृत्यु तो खुद मरेगी। ये पैराडॉक्स है, यहाँ पे ध्यान रखना। राइम स्कीम क्या है इसकी, ABBA, अब्बा अब्बा CD DC AE, अब्बा अब्बा CD DC AE, अबरे अब्बा अब्बा CD लेके आओ DC AE, ठीक है। ABBA CD DC AE, इसको ऐसे याद रख लो आप, अब्बा अब्बा CD DC AE, ये नई कार का नाम है। एक फिल्म थी गोविंदा की। चलो मैं अपनी ACBC DC कार में बैठता हूँ, तो आई थिंक करिश्मा कपूर और कादर खान साहब थे उसमें। तो ABBA, तो अब्बा अब्बा CD DC AE वाली कार कौन सी है, ठीक है। ये पेट्रार्कन सोनेट है विद स्लाइट वेरिएंट्स। डेथ इज पर्सोनिफाइड, डेथ में इंसानों की तरह बात की, उसका मजाक उड़ाया है। एंड मिस्टर जॉन डन मॉक्ड इट, एंड मिस्टर जॉन डन treated it as a slave for fate, chance and kings, because actually we people must know this thing that death is also slave for those people like kings, fate, accidents and desperate people who can just commit suicide anytime. And the kings, they can just execute anyone, and they can just give the death sentence to anyone. So death is also their slave. The poem reflects Christian belief in immortality of the soul, that soul is immortal. Published posthumously, मृत्यु के बाद, in 1633 in songs and sonnets. क्विक समरी, चलो इतना आपको समझ में आया गाइज। आई होप आपको पोएम समझ आई होगी, और इस पोएम को हम लोग इसके MCQ डिस्कस करेंगे अगले वाले वीडियो में। थोड़ी लेंथी है, लेकिन एक बार में सारी चीज़ें समझ आएंगी। अगर टाइम है तो पूरा उसको देख के जाइए, और फिर आप MCQ सॉल्व करिए। आपके 101% सारे आपसे आपके MCQs उसमें सॉल्व होंगे, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए हम लोग टाटा गुड बाय कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप आपको वीडियो लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू।